नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 6 चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 6 चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इस वीडियो में हम देख लेंगे। इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से रिलेटेड नियम, उसके पश्चात हम बात करेंगे लेंज के नियम की, भंवर धाराएं क्या होती है। साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित कुछ घटनाएं जैसे स्व प्रेरण तथा अनोन्य प्रेरण। साथ में हम देखने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक उपकरण है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो छोटा सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और व्यवहारिक चैप्टर है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो घटनाएं होती है वो हमारे दैनिक जीवन के अंदर काफी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फिर हम चुंबकीय फ्लक्स की ओर चलेंगे। देखिए, हमने जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके पहले चैप्टर में देखा था कि जो स्थिर आवेश है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने पहले और दूसरे चैप्टर में स्थिर आवेशों से रिलेटेड ही जानकारी ली थी कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विभव उत्पन्न करता है, उनके मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जो थर्ड चैप्टर था विद्युत धारा, उसमें हमने गतिशील आवेश के कारण से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनसे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी ली थी। फिर एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके चौथे चैप्टर में हमने देखा था कि जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है, काफी महत्वपूर्ण बात है, जब आवेश गतिमान अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। देखो, जब आवेश गति करता है अर्थात जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और 5वें चैप्टर में हमने चुंबक के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। तो जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जब कोई आवेश गति करता है या किसी वायर में से विद्युत का प्रवाह होता है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों, माइकल फेराडे और हेनरी दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं और दोनों ने अलग अलग स्थानों पर ही कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उन एक्सपेरिमेंटों में उन्होंने ये देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो देखो, ठीक विपरीत घटना है कि जब आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो धारा प्रवाहित होती है। आवेश गति होने का मतलब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फेराडे ने इसका ठीक विपरीत सोचा, क्या इसका विपरीत भी पॉसिबल है? क्या चुंबकीय क्षेत्र से भी हम धारा को प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए और नियमों के जरिए बताया कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो धारा उत्पन्न हो सकती है, धारा उत्पन्न हो सकती है। और आप प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर भी कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी कुंडली को गति करवाएं या किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दें तो उस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा का प्रवाह होने लगता है। तो जो जनित्र होता है, जनरेटर जो होता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण होता है। तो विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या है? माइकल फेराडे और हेनरी ने इसके बारे में बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है किसी कुंडली से रिलेटेड, हम एक कुंडली लेंगे, क्लोज लूप लेंगे, और उस कुंडली से रिलेटेड यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दें तो उस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा?
एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है विद्यार्थियों? विद्युत वाहक बल का मतलब होता है विभवांतर, और जब विभवांतर किसी वायर में उत्पन्न हो रहा है, इट मीन्स उसमें विद्युत का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो अभी तक मैंने ये वर्बली सब कुछ बताया है। मैं थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पुट कर देता हूं कि किसी बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत का प्रवाह होने लगता है, और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्यार्थियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन देखिए क्या है कि जब किसी कुंडली से संबंधित किसी कुंडली, और ये कुंडली बंद कुंडली भी ले सकते हैं, कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। किसने बताया इसके बारे में? माइकल फैराडे और हेनरी ने बताया था। दोनों ने अलग अलग जगह पर, सेपरेट जगह पर अलग अलग प्रयोग किए, सेम ही प्रयोग किए। प्रयोग हम अगले वीडियो में देखेंगे। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को और बेहतर तरीके से परिभाषित कर सके, इसके लिए हम एक टॉपिक यहां पर पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज होती है, हम विद्युत फ्लक्स पहले पढ़ चुके हैं, सिमिलर तरीके से हम इसको यहां पर भी परिभाषित करने वाले हैं। विद्यार्थियों, जब हम बात करें कि जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ को हम कहां पर रख दें? चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यदि इस क्षेत्रफल को हम एकांक ले लें, इस क्षेत्रफल को कितना ले लें? एकांक ले लें। ये हमारे पास में B है, ये है कोई क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स को हम परिभाषित कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताऊं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यदि ये एकांक क्षेत्रफल है तो एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी। देखो पहले मैंने किसको परिभाषित किया? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र के हम बहुत सारे डेफिनेशन दे चुके हैं, यहां पर भी समझ लीजिए कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। देखो इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, बस कोई एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एकांक का मतलब हो गया 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 वर्ग मीटर। मतलब एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली जो भी मैग्नेटिक लाइंस होगी उनकी संख्या को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। B से उसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया इतना? तो अब हम यहां पर चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। आप यहां पर एकांक वर्ड ना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कि आपने क्या किया?
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उसके लंबवत एक पृष्ठ रख दिया, तो उस पृष्ठ में से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस गुजरती है उन लाइंस की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं यहां पर इसके डेफिनेशन पुट कर देता हूं आप लोगों के सामने, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो डेफिनेशन पुट की जा रही है, देख लीजिए आप लोग भी। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन हमने दी है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सूत्र के अंदर लिखेंगे कि हमने ये कहा है कि क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत रखा हुआ है। क्षेत्रफल को हमने क्या किया है? चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत रख दिया है। तो उसमें से गुजरने वाली जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों कि यदि हम कोई क्षेत्रफल ले लें कैपिटल ए और उसे रख दें चुंबकीय क्षेत्र बी में, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? देखिए, यदि किसी क्षेत्रफल कैपिटल ए को चुंबकीय क्षेत्र बी में, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में लंबवत रखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही फाई बी बराबर आ जाएगा बी इंटू ए हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। बी यहां पर है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और यदि आप यदि पृष्ठ नहीं लेते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल नहीं लेते हैं, ए क्षेत्रफल वाला लेते हैं, तो वहां पर ए यहां पर इसके मल्टीपल में आ जाएगा। फाई बी बराबर हो जाएगा बी इंटू ए। अब ये तो रखा हुआ है इस तरीके से, या आपके पास में क्षेत्रफल इस तरीके से है और मैग्नेटिक लाइंस ऐसे गुजर रही है इसमें से, इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और ये जो पृष्ठ है वो इस तरीके से रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस तरीके से हैं और इसके ठीक लंबवत दिशा में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल सदिश की। तो क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। क्लियर हो गया? और यदि हम ये कंसीडर कर लें कि जो क्षेत्रफल है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ है, या हम ये कह दें कि जो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों के मध्य का जो कोण है
वो थीटा है तो क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, किस तरीके से बदलता है देखिए। यदि क्षेत्रफल सदिश, देखो क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश दोनों अलग अलग हैं। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल तो यहां पर देखो इस डायग्राम में देखना, समझना सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच, क्षेत्रफल तो ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण हुआ 90 डिग्री। ठीक, अब क्षेत्रफल सदिश होता है क्षेत्रफल के ठीक लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश हो गया इसके ठीक लंबवत इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हुआ, 0। ये क्लियर कर लीजिए कि क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए कि यदि क्षेत्रफल सदिश जिसे हम ए वेक्टर से पुट कर रहे हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से पुट कर रहे हैं, के मध्य का कोण थीटा हो, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप देखिए ये हमारे पास में है कोई क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से हैं, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से, ये आर पार ऐसे जा रही है। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके आर पार जा रही है। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो इसके ठीक लंबवत दिशा में होता है। वैसे थोड़ा सा डायग्राम में ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इधर दिखानी है, ऐसे बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये ऐसे है, क्लियर। तो ये तो है चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और ये है क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो देखिए इस क्षेत्रफल का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो घटक है वो क्या हो जाएगा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में इस ए का मान क्या होगा, ए कोस थीटा होगा, ए कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इस दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स देखिए आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से पुट कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र तो है बी और क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश तो ए होता है, तो ए और बी के बीच का एंगल जब थीटा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल के जो घटक है वो क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा ए कोस थीटा। तो चुंबकीय फ्लक्स का ये वाला मान होगा फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से हम पुट कर सकते हैं। देखिए यह है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कोस थीटा, तो यहां पर बी ए कोस थीटा है, बी ए कोस थीटा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी ए कोस थीटा। और ये वाला फॉर्मूला तो कब है, जब बी और ए, मतलब बी सदिश और ए सदिश एक ही दिशा में हो, या बी और बी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के साथ में लंबवत हो। देखो क्षेत्रफल के साथ लंबवत और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। जब थीटा कोण पर झुका होता है तब बी ए कोस थीटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारे पास में दूसरा तरीका आ गया इसको लिखने का। अब हम यहां पर इसको एक अन्य फॉर्म में भी पुट करते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो क्षेत्रफल है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, उस कंडीशन में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। विद्यार्थियों अब हम जो क्षेत्रफल है उसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त मानेंगे,
पहले हम ये देखेंगे कि छोटे से अल्पांश में से कितना चुंबकीय फ्लक्स पारित होता है। फिर हम बात करेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है। तो देखिए क्या है चुंबकीय फ्लक्स। ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है, ये कोई क्षेत्रफल है और ये अल्पांश क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है। उनमें से हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ये दिखा दिया है। ये हमारे पास में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस तरीके से हमने दिखाई है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये हमने यहां पर दिखाई है। क्लियर? ये हमने लिया है एक क्षेत्रफल अल्पांश से और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इधर इस तरीके से मौजूद हैं। ये है बी इस दिशा में और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने यहां पर इस तरीके से दिखा दिया है। अब क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, तो इसका इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा डी ए वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का यदि एंगल थीटा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका जो घटक है वो क्या हो जाएगा, इस दिशा में इसका घटक हो जाएगा डी ए कोस थीटा। विद्यार्थियों घटक निकालना तो आ गया होगा, जिस दिशा में थीटा होता है उस दिशा में कोस थीटा लगता है, उसकी लंबवत दिशा में साइन थीटा लग जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल का जो घटक है वो हो जाएगा डी ए कोस थीटा। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से पारित, मैं देखो यहाँ पर और जो थ्योरी है वो पुट नहीं कर रहा हूं, इस अल्पांश क्षेत्रफल में से जो गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना होगा, अल्पांश से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए छोटे से क्षेत्रफल के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा ही हो सकता है। छोटे से क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा ही होगा और उस चुंबकीय फ्लक्स को हम डी फाई बी से पुट कर सकते हैं। डी फाई बी से हम पुट करेंगे और देखो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल तो वो है डी ए कोस थीटा। तो अल्पांश से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है डी फाई बी वो होगा बी ए कोस थीटा। तो ये आ गया है हमारे पास में इस अल्पांश क्षेत्रफल में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसे पुट कर सकते हैं। देखिए ये तो है अल्पांश क्षेत्रफल में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। अब हम संपूर्ण जो क्षेत्रफल है पूरा का पूरा ये जो क्षेत्रफल है इससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल से पारित चुंबकीय फ्लक्स, तो मैंने चुंबकीय फ्लक्स के अलग अलग तरीके से फॉर्मूले बता दिए हैं। इसके लिए आप अल्पांश क्षेत्रफलों का योग कर दीजिए या हम सीधे उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो डी फाई बी का इंटीग्रेशन इधर भी आ जाएगा संपूर्ण, जैसे ये वाला जो भाग है वो छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ, पूरा का पूरा क्षेत्रफल छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। तो उन सभी अल्पांश क्षेत्रफलों से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है उनका हम जोड़ कर देंगे। तो उस जोड़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, जोड़ को ही हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं, लिखा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में फाई बी, जिसे हम इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से पुट करेंगे। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी वेक्टर बी डी ए कोस थीटा, बी डी ए कोस थीटा हम लिख सकते हैं। क्लियर?
तो ये हमारे पास में आ चुका है चुंबकीय फ्लक्स का एक अन्य फॉर्मूला। अब विद्यार्थियों हम कुछ कंडीशंस आप लोगों के सामने रखते हैं कि जब इस थीटा का मान है 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है तो क्या होगा। देखो एक एक करके देखेंगे। स्थिति फर्स्ट पहली कंडीशन में देखिए, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है? थीटा बराबर जब 0 डिग्री है इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर है। देखो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर है, जबकि क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखो एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। ये वाला डायग्राम होगा यहां पर। चलिए इस तरीके का क्षेत्रफल यहां पर ले लेता हूं। ये हमारे पास में क्षेत्रफल है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से गुजर रही है। इस तरीके से ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इधर है बी, इस दिशा में क्या है? तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से है, मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से इसके लंबवत है। तो क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश इस क्षेत्रफल के ठीक लंबवत दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होगा। तो यहां पर बी वेक्टर और ए वेक्टर एक ही दिशा में है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। बी वेक्टर और ए वेक्टर तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये समझ लो आप। क्षेत्रफल ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत है। क्लियर? तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री, तो उस कंडीशन में फाई का मान कितना होगा? फाई का हमारे पास में यदि हम इस तरीके से लेकर चले तो फाई का जो फॉर्मूला है वो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर बी ए कोस थीटा, और थीटा बराबर यहां पर है 0, तो बी ए कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो बी ए आ गया। बी ए हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया, बी ए। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स है बी ए, ये धनात्मक होता है। इसको हम धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहा जाएगा? धनात्मक चुंबकीय फ्लक्स कहा जाएगा। अब विद्यार्थी इसमें हम दूसरी कंडीशन आप लोगों के सामने रखते हैं कि जब क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, क्षेत्रफल क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दूसरी कंडीशन देखिए, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर, विद्यार्थियों बोर्ड पर फोकस रखेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। दूसरी कंडीशन है हमारे पास में, इसका मतलब है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का जो कोण है, बी वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य का कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि इस तरीके से क्षेत्रफल रखा हुआ हो तो उस क्षेत्रफल के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होती है, तो इसमें से पारगमित ही नहीं होगी। ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इसमें से क्षेत्रफल सदिश इधर होगा। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का जब कोण 90 डिग्री होता है तो क्षेत्रफल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, और फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू यहां पर होती है 90 डिग्री, तो कोस 90 आ गया, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो इसका मान आ गया फाई बराबर 0। फाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई है, 0 आ चुकी है। विद्यार्थी ये समझ में आ गया कि जब क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उसमें से मैग्नेटिक लाइन से नहीं गुजरती, उससे रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 0 होता है। उससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0। अब देखिए तीसरी कंडीशन है कि जब थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले लें हम? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है वो तो है इस दिशा में, ये तो है ए वेक्टर, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, तो एक दूसरे की जब विपरीत दिशा में होंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए आप लोग,
फाई बी बराबर बी ए कोस 180 और कोस 180 का मान होता है -1, तो माइनस में बी ए आ जाएगा, माइनस में बी इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, और जब एक थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तब जो फ्लक्स प्राप्त होगा वो ऋणात्मक होगा। यहां तक क्लियर हो गया विद्यार्थियों? जब थीटा की वैल्यू 90 से लेकर 90 से ज्यादा होनी चाहिए, 90 पर तो 0 होता है, 90 से 180 के मध्य होती है तब जो फाई है वो ऋणात्मक ही होता है। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और विमाओं की यहां पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के मात्रकों की। विद्यार्थियों इसका जो फॉर्मूला है उसी से ही हम इसके मात्रक विमाएं निकालेंगे। जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है, फाई इक्वल टू है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर एक सदिश राशि, ए वेक्टर एक सदिश राशि, और दो सदिशों का यहां पर हो रहा है अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो हमें सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो फाई कैसी राशि है? फाई भी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम फाई बी के मात्रक की बात करते हैं। फाई बी का मात्रक, फाई बी का मात्रक वही होगा जो b इंटू ए का मात्रक होगा, b इंटू ए का मात्रक होगा। b यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, और a यहां पर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, और इससे हम कहते हैं वेबर। इसे क्या कहा जाएगा? वेबर कहा जाएगा। तो इसका जो मात्रक है वो होता है वेबर, और वेबर को हम WB से पुट करेंगे। इससे लिखा जाएगा WB से इसको लिखा जाता है। तो यही है वेबर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ही क्या है? वेबर है। क्लियर? इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक इसका होता है मैक्सवेल पद्धति में मात्रक, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है मैक्सवेल, और मैक्सवेल को हम एम अक्ष से पुट करेंगे। इससे लिखा जाता है एम अक्ष से लिखा जाता है। अब देखिए मैं यदि दोनों के मध्य वेबर और मैक्सवेल के मध्य संबंध स्थापित करूं तो क्या रिलेशन होता है देख लीजिए। एक वेबर, बोर्ड पर फोकस रखिए, एक वेबर मतलब है WB, जो कि किसके तुल्य होता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के स्थान पर हमने वेबर पुट किया था तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस पद्धति में। किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस पद्धति के अंदर देखिए ये क्या रिलेशन हो जाता है। हम ये जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और उसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो गाउस होता है। तो एक जो टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गाउस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक टेस्ला किसके बराबर होगा? 10 की घात 4 गाउस के। तो मैं यहां पर इसको पुट कर दूं 10 की घात 4 गाउस, फिर इनटू में देखो ये है मीटर। मीटर को हम सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। सीजीएस पद्धति में मीटर को हम सेंटीमीटर में पुट करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहां पर मीटर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 1 वेबर बराबर 10 की घात 4 यहां पर है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 4 यहां से निकल कर आ जाएगी, 10 की घात 8 आ गया, 10 की घात 8 गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, और गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ही, ये तो सीजीएस पद्धति में दोनों ही, और ये भी सीजीएस पद्धति में ही है। तो इसे हम मैक्सवेल पुट कर देंगे तो 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये क्लियर हो जाना चाहिए।
कि 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। यदि आप इस वेबर को परिभाषित करना चाहें तो कर भी सकते हैं। यदि आप b का मान कितना ले लें, 1, a का मान ले लें 1, तो फाई b का मान 1 वेबर होगा। फाई b का मान क्या होगा, 1 वेबर होगा। कि यदि एकांक, सुन लीजिए, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है तो वो 1 वेबर को रिप्रेजेंट करती है। गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 1 वेबर के बराबर होती है। किसके तुल्य होगी, 1 वेबर के बराबर होगी। चलिए मैं पुट ही कर देता हूं, 1 वेबर किसके बराबर होगा, 1 वेबर। देखो हमारे पास में फाई बी बराबर होता है b इंटू ए कोस थीटा। मैं यहां पर क्या पुट कर दूं, थीटा बराबर लिख दे हम 0 डिग्री, a बराबर हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर, a को 1 मीटर का लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, b बराबर हम ले लें 1 टेस्ला। तब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 1 वेबर के तुल्य होगी। किसके तुल्य होगी, 1 वेबर के तुल्य होगी। कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 1 वेबर कहलाती है। 1 वेबर कहलाती है। क्या कहलाएगी, 1 वेबर कहलाती है। तो आप लोगों को जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मात्रक 1 वेबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं फाई बी की विमा। फाई बी की विमा वही होगी जो b इंटू ए की विमा होगी, b इंटू ए की विमा। विद्यार्थियों, ये जो b होता है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो F बराबर होता है QVB, तो B बराबर F अपॉन QV से पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में F अपॉन में Q इंटू V और ये है A। तो इसकी जो विमा होगी वही किसकी विमा होगी, फाई B की विमा होगी। तो इन सब की विमा देख लीजिए आप लोग। बल, F यहां पर बल है और बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2। ए यहां पर क्या है, क्षेत्रफल, जिसकी विमा होती है L2। क्या आप लोगों को यहां तक दिख रहा है, ये जो आवेश है A1 T1 इसकी विमा हो जाएगी। V यहां पर वेग है जिसकी विमा L1 T-1 हो जाएगी। फाइनली जो फाई B की विमा है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं। फाई B की विमा देखिए यहां पर ही लिख रहा हूं, आप लोग भी समझ लेंगे। यहां से विमा मैं यहां पुट कर रहा हूं। m की घात हमारे पास में आ गई है 1, l यहां पर 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, l रह जाएंगे 2, t से एक ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, दोनों t कैंसिल हो जाएंगे, t की घात रह गई -2, a की घात ये जब 8 से ऊपर जाएगी तो -1। तो ये हमारे पास में आ चुकी है, ये वाली ये आई है, ये इसकी बीमा आ गई है। फाई बी की बीमा प्राप्त हो चुकी है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा प्राप्त हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और बीमा। इस वीडियो में आपने देखा है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपने ली है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वो इस फॉर्मूले पर आधारित होंगे। या तो आप लोगों को देखो, आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा, किसका मान मिलेगा, बी का मान, बी, ए और थीटा तीनों का मान मिलेगा। तो सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए फाई बी का मान निकालेंगे। या आपको बी और ए का मान है एकांक सदिशों के क्रम में भी मिल सकता है, आई कैप, जे कैप और के कैप के पदों में।
तो उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट करके आपको करना पड़ेगा। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से करवा रहे हैं, आप उन पर भी फोकस करेंगे तो ये जो टॉपिक है वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।